हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर क्लास 10th की हिस्ट्री का, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑलरेडी इसके हमने कई लेक्चर्स देख लिए हैं, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज मेरे हिसाब से इसमें से बहुत सारे MCQs बन सकते हैं। और तुम जानते हो NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपके होम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मार्क्स डायरेक्ट कटवा सकते हैं। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। टॉपिक जो आज का है हमारा, दैट इज कि किस तरह से फैक्ट्रीज भारत में आती हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर जो फैक्ट्रीज आई है वो सारी की सारी फैक्ट्रीज ब्रिटिशर्स के टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही आई है। मतलब ब्रिटिशर जब हमारे यहाँ पे एग्जिस्टेंस में थे तो उन्हीं ने सबसे पहले हमारे यहाँ फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो अगर हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही आ जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो पहली कॉटन मिल थी वो बॉम्बे में सेटअप की गई थी 1854 में। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि पहली कॉटन मिल भारत में कहाँ एस्टेब्लिश की गई थी, तो इट वुड बी कलकत्ता में की गई थी 1818 में। ठीक है, कब की गई थी? 1818 में। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ये फर्स्ट मील तो आपने बॉम्बे बताया है, ये बेटा 1854 में। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये ऐसे पूछा जाएगा क्योंकि ये सक्सेसफुल यही थी, उसका होना ना होना बराबर था, इसलिए उसको काउंट भी नहीं किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट कॉटन मिल है वो बॉम्बे में सेटअप की गई थी 1854 में। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना सा डिफरेंस आएगा, सक्सेसफुल या फिर अगर फर्स्ट, तो फर्स्ट आता है तो आपको करना पड़ेगा कलकत्ता 1818, और अगर सक्सेसफुल पूछता है तो बॉम्बे 1854। ये जब फैक्ट्री सेटअप की गई इसके बाद में, मतलब इसके 2 साल बाद में 4 और मिल सेटअप की गई। इसके साथ में लगभग 94,000 स्पिंडल्स का मतलब जैसे आपने चरखा देखा होगा तो चरखे के आगे एक तरीके से एक बड़ा सा रॉड होता है, उस रॉड के अंदर आप अमूमन मतलब अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ फोटो में भी देख सकते हो आप, इसको स्पिंडल कहते हैं। और इसके आगे लूम, जैसे मैंने ऑलरेडी लूम के बारे में बताया, तो इसको लूम कहते हैं। सो 94,000 स्पिंडल्स एंड 2,150 लूम्स के साथ में 4 और नई फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई। अगर हम इसी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसी टाइम में बंगाल के अंदर जूट मिल्स भी लगी। पहली जूट मिल लगाई गई 1855 में। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉटन मिल सक्सेसफुल, फर्स्ट जूट मिल 1855, इसके बाद में अदर एक और बनाई गई 7 साल के अंदर अंदर 1862 में। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ पे और भी ऐसी मिल्स थी जो सेटअप की गई, जिसके अंदर एल्गिन मिल स्टार्ट की गई कानपुर में 1880s में, और इसके बाद में फर्स्ट कॉटन मिल लगी अहमदाबाद में। ठीक है, ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वॉज सेटअप। अहमदाबाद के अंदर पहली कॉटन मिल। अब तुम कहोगे कि यहाँ इतना हाईलाइट क्यों किया गया है? बिकॉज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद कहलाता है, आप इसको याद रखिएगा। ये फर्स्ट कॉटन मिल है। इसके बाद में एक और मिल 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वेविंग मिल मद्रास के अंदर अपना प्रोडक्शन शुरू करती है। सो मद्रास में कब लगी है? मद्रास में लगी है 1874 में। अगर आप अहमदाबाद में कहेंगे तो 1880s में, और इसी के साथ मतलब 1880s नहीं, अ ईयर लेटर ऑन 1881 में अहमदाबाद, और कानपुर के अंदर 1880। ओके, इसको थोड़ा सा आप याद रखें। नेक्स्ट, अगर हम हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, मतलब भारत के अंदर कौन कौन से लोग ऐसे थे जिन्होंने इनिशिएट किया, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने की मुहिम छेड़ी, किसने शुरुआत की, तो वन बाय वन हम कुछ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं द्वारकानाथ टैगोर। तो द्वारकानाथ टैगोर जी जो कि बंगाल के अंदर एक ट्रेडर थे, इन्होंने अपना ट्रेड चाइना के साथ शुरू किया, वहाँ से वेल्थ को कलेक्ट किया, आगे चल के इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते गए, और आगे चल के इन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज को इनके साथ में कोलैबोरेशन, ही सेट अप द 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज, 6 स्टॉक कंपनीज बनाई 1880s से 40s के बीच में।
इनके जो एंटरप्राइजेस थी इनके थोड़ा सा नुकसान होना शुरू हुआ 90s की सेंचुरी के आते आते, स्लो डाउन हो गए इनकी इनकम्स भी। और ऐसे में क्योंकि बहुत सारे चाइना ट्रेडर्स थे इनसे कनेक्ट हुए एंड लेटर ऑन क्योंकि चाइना के साथ ट्रेड थोड़ा स्लो डाउन हुआ तो इनका जो बिजनेस था वो भी स्लो डाउन हुआ। बट नो डाउट ये उस टाइम पर आगे चल कर के काफ़ी सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट में काउंट हुए। ठीक है, यहाँ पर एक और मैंने फोटो दे रखा है जहाँ पे बॉम्बे कॉटन मिल, जूट मिल, कानपुर के अंदर एल्गिन और स्पिनिंग एंड वेविंग मिल मद्रास, ये भी आप याद रखें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो द्वारकानाथ टैगोर जी बंगाल के ट्रेडर थे, चाइना के साथ ट्रेड करने पर वेल्थ गेन किया। 1830 से 40 के बीच में बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज, स्पेशली 6 ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश की। बिजनेस जो मॉडल था थोड़ा स्लो हुआ ड्यू टू चाइना के साथ ट्रेड एंड उसके बाद में आगे चल करके काफ़ी सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट में इनको काउंट किया गया। ऐसे ही कुछ और भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं दिनशो मानेक जी पेटेट, जो कि एक पर्शियन एंटरप्रेन्योर थे, एंटरप्रेन्योर ही बोल सकते हो इसको, आजकल बहुत लोग इसको एंटरप्रेन्योर ही कहते हैं। तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहे जिन्होंने ही वॉज द फर्स्ट हु सेट अप द टेक्सटाइल मील। फर्स्ट टेक्सटाइल मील सेटअप करने वाले व्यक्ति थे, बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में एंड ही इज़ द वन। ओके, ही इज़ द वन। इसके बाद में जमशेदजी टाटा, कौन नहीं जानता इनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी जो वेल्थ थी उसको कलेक्ट किया था फ्रॉम एक्सपोर्ट टू चाइना, कुछ चाइना एक्सपोर्ट करके और कुछ रॉ मटेरियल को इंग्लैंड शिप करके इन्होंने अपनी वेल्थ को क्रिएट किया था और ये हैं जमशेदजी टाटा। जमशेदजी नसरुवान जी टाटा। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेठ हुकुमचंद जी। सेठ हुकुमचंद जी एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। 1917 के अंदर कलकत्ता में इन्होंने पहली जूट मिल स्टैब्लिश की। इसके पहले वाली मैंने फिर कहा सारी की सारी इन्फ्लुएंशियल थी, ब्रिटिशर से इन्फ्लुएंस थी, ब्रिटिशर्स का कहीं ना कहीं रोल था। बट ये जो हम पढ़ रहे हैं वो अधिकतर सारी आपको कहाँ की मिलेगी, वो सारी मिल रही है इंडियन जो एंटरप्रेन्योर है उनकी। तो वो आपको दिनशो जी, यहाँ आपको जमशेद जी और यहाँ नेक्स्ट हुकुमचंद जी जो आपको दिख रहे हैं वो ये हैं हुकुमचंद जी, जिन्होंने 1917 के अंदर कलकत्ता में पहली जूट मिल इस्टेब्लिश की। नेक्स्ट आ जाता है बिरला। कौन नहीं जानता बिरला का नाम। तो बिरला बिलोंग करते थे मारवाड़ी ग्रुप से। मारवाड़ी है क्या, बार बार ये आ रहा है, तो मारवाड़ी राजस्थान का एक एथनिक ग्रुप है जो कि बिजनेस क्लास होता है और आप बोल सकते हो जिसके अंदर बेसिकली जो बढ़िया आपने नाम सुना होगा वो बढ़िया कैटेगरीज में काउंट किया जाता है। राजस्थान के जो नॉर्दर्न रीजन मतलब मिडिल एंड नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करने वाले ये कम्युनिटी है जो कि बिजनेस क्लास में सबसे टॉप पर है। तो आगे चल के इन्होंने कॉटन के अंदर डीलरशिप रखी, डील की एंड फाइनली इन्होंने बहुत सारे बिजनेस एस्टेब्लिश किए। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो कैपिटल कैसे आती थी ट्रेड से और दूसरे नेटवर्क से, वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। कुछ ऐसे मर्चेंट्स थे जो कि मद्रास से ट्रेड करते थे। बर्मा जिसको आज आप म्यांमार कहते हो, आज का जो नेम है वो है म्यांमार। दूसरे इनके लिंक होते थे मिडिल ईस्ट से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, वो लोग ट्रेड करते थे और अपनी वेल्थ को क्रिएट करते थे। यहां पर बताया गया कि कुछ ऐसे भी थे जो कि कॉमर्शियल ग्रुप स्टिल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे एक्सटर्नल ट्रेड में, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। वो केवल ऑपरेट करते थे इंडिया के अंदर, गुड्स अर्निंग गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस, एक जगह से खरीदते थे और दूसरी जगह पर बेच देते थे। कई बार ये पैसा ट्रांसफर करते थे, गुड्स ट्रांसफर करते थे सिटीज टू सिटीज एंड एक दूसरे को फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट होता था वो प्रोवाइड करते थे। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी थी, कुछ इन्वेस्टमेंट किए जाते थे इंडस्ट्रीज में ओपन करने के लिए, मतलब कुल मिला के मनी लेंडिंग का काम भी करा करते थे। आगे देखें तो अगर यहाँ पे टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इनफैक्ट द कंट्रोलिंग द लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने कहा कि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक देखो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज थी जो कि भारत के ट्रेड को कंट्रोल कर रही थी। इसमें से हमने 3 यहाँ पे एक बड़ी कंपनीज का नाम दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंटली आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बोल देगा कि आप इनमें से एक वो रॉन्ग ऑप्शन चूज करो जो भारत के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक
एक पहले तक डील नहीं करती थी, कंट्रोल नहीं करती थी भारत के ट्रेड को। 4 कंपनीज का नाम दे देगा तो 3 का आपको नाम पता होना चाहिए, एक रॉन्ग ऑप्शन आपको चूज करना होगा। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो बर्ड हिगलर एंड कंपनी, एंड्रयू योल, और जार्डिन एंड स्नीकर एंड कंपनी, स्किनर एंड कंपनी, ये 3 नाम तो वो थे जो कि बेसिकली भारत के अंदर ब्रिटिश एजेंसीज थी जो कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। एक्सटर्नल ग्रुप्स वर देयर, तो इनमें से 3 में से अगर कोई आ जाता है तो एक आपको रॉन्ग को चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरी एजेंसीज भी थी जो कि कैपिटल को मोबिलाइज करती थी या फिर कुछ दूसरे लोगों के साथ में मिलकर के जॉइंट सेटअप करती थी कंपनीज का। अल्टीमेटली वो लोग बिजनेस के अंदर इंगेज हो जाते थे भारत के साथ जो क्रिएट हो रहे थे वो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, तो ये एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। एक जो इसी टॉपिक का लास्ट कंडीशन हमारे सामने आएगा जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप सभी के लिए जानना, कि इतनी सारी फैक्ट्रीज अगर भारत में खुल रही थी तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था उन लोगों के लिए जो अभी तक बिजनेस तो सेटअप कर रहे हैं बट दे आर नॉट हैविंग द रॉ मटेरियल एंड स्पेशली द स्किल्ड वर्कर्स। तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि नेक्स्ट जो वर्कर है कि ये वर्कर्स, क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज जो बढ़ेगी अब तो वर्कर्स आएंगे कहाँ से? वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वर्कर्स कहाँ से आए। तो भारत के अंदर जब फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई थी तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे एक अच्छा खासा एक बैड इम्पैक्ट पड़ा था। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स काम करने वाले थे वो लोग अपने एग्रीकल्चर वर्कर्स या एग्रीकल्चर को छोड़ करके दूसरे वर्क की तलाश के अंदर दूसरे सिटीज़ तक माइग्रेट करने लग गए थे, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आते थे। ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिलता है कि जब फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की नीड बढ़ना शुरू हुई तो फैक्ट्रीज़ के जैसे एक्सपेंशन शुरू होता है तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ रही है। 1901 तक आते आते जहाँ पे 5,84,000 वर्कर्स थे इंडियन फैक्ट्रीज में, 1946 में इफ यू विल सी देन इट वाज 24,36,000 वर्कर्स देयर। तो लगभग 1901 से लेकर 1946 के बीच में काफ़ी बड़ा एक आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिला इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज उन क्षेत्रों में, उन जगहों पर लगाई जाती थी जहां पे पॉपुलेशन हो। बहुत सारे रीजंस होते थे, आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को बेच भी सकते थे, रॉ मटेरियल ले भी सकते थे, आपके पास वर्कर्स की कमी भी नहीं होती थी। यही रीजन था कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से लोग आ जाते थे काम करने। पेजेंट्स एंड आर्टिसियंस के पास में ज़्यादा वर्क नहीं था तो अपनी विलेजेस को छोड़ करके इंडस्ट्रियल वर्क करने के लिए दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे। एंड दिस वॉज द रीज़न कि आप मान के चले एक इतना बड़ा रोल इंडस्ट्रीज का इंगेजमेंट आपको देखने को मिला। बट हाँ, लगभग प्रॉब्लम ये भी थी कि जब लोग ये नीड से ज़्यादा पहुंच जाते थे तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कंडीशंस को भी ये क्रिएट कर देते थे। इफ़ यू विल सी देन 50% वर्कर्स इन द बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज इन 1911 केम फ्रॉम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रत्नागिरी। आपने नाम सुना होगा ज़रूर से, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो ये नाम तो बड़ा फेमस है उससे। तो रत्नागिरी से आते थे लगभग बॉम्बे के अंदर जो भी लोग इंडस्ट्रीज में इंगेज होते थे, कॉटन स्पेशली। तो 1911 तक तो अधिकतर लोग यहां से आते थे। और अगर आप बात करते हो कॉटन टेक्सटाइल के बाद में कानपुर के अंदर जो फैक्ट्री सेटअप की गई थी, अगर वहां पर आसपास के गांवों से लोग कानपुर के आसपास के गांव से लोग आते थे कानपुर के अंदर काम करने। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे जब कभी भी और फैक्ट्रीज वगैरह लगती थी तो ऑब्वियसली न्यूज़ तो स्प्रेड होगी ही। तो जब न्यूज़ स्प्रेड होती थी तो लोग भी इंगेज हो जाते थे, बाहर बहुत दूर दूर से काम करने आते थे, कि कुछ लोग तो ऐसे ही कंडीशंस में थे जहाँ पर उनका खेतीबाड़ी नहीं चल सकता था। सो ऐसे में मोस्ट ऑफन द मील वर्कर्स मूव बिटवीन द विलेज एंड सिटीज, रिटर्निंग देयर विलेज होम ड्यूरिंग द फेस्टिवल और अ हार्वेस्ट। जब खेतीबाड़ी हो जाती थी, कई बार फसल कटने को होती थी, तभी वो अपने देश या अपने गांव लौटते थे, अपने शहर लौटते थे, अदरवाइज तो वो दूसरी जगह पर ही काम करते थे। एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब पहुंचती थी, स्प्रेड होती थी, तो बड़े डिस्टेंस से भी लोग आते थे काम की तलाश में, जो भी प्रोविंसीज थी वहाँ पर पहुँचते थे, काम करने जाते थे। स्पेशली बॉम्बे के अंदर पॉपुलेशन क्यों बढ़ी? इसी कारण से बढ़ी। कैलकाटा में क्यों पॉपुलेशन बढ़ी स्टार्टिंग के अंदर? क्योंकि वही हमारी कैपिटल हुआ करती थी पहले। तो ऐसे में वहाँ पर लोग इसीलिए वहाँ अप्रोच करते थे क्योंकि जब ऐसे न्यूज़ पहुँच जाती थी कि आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी तो लोग पहुँच जाते थे वहाँ पर। इसके बाद में
अगर जॉब करने की बात करी जाए तो जॉब जब लोग एक साथ ज़्यादा पहुंच रहे हैं तो फैक्ट्री रिक्रूटमेंट ऐसे नहीं करती थी। एक आदमी नहीं होता था कि ठीक है भाई आज 10 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है तो 10 लोगों का इंटरव्यू मैं ले लूँगा, ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर एक पर्सन अपॉइंट कर लिया जाता था जिसको आप कहते थे जॉबर। जॉबर का काम क्या था? जॉबर का काम यही था कि वो लोगों को जॉब दिलवाने का काम करता था। ठीक है, जैसे आज भी होता है, आजकल भी होता है, लेकिन वो आजकल तो मीडिएटर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। इसके पहले देखा जाए तो जॉब मिलना हमेशा डिफिकल्ट होता था क्योंकि यहाँ पे बहुत वर्कर्स, डिमांड इतनी थी जितने मतलब उससे कई ज़्यादा मल्टीप्लाइज में वहाँ लोग पहुँच जाते थे जॉब करने के लिए। तो इससे मारामारी काफ़ी हो सकती थी। मारामारी इन द सेंस जिसको रिक्वायरमेंट है उसको जॉब मिले ना मिले वो अश्योर नहीं होता था। और क्या पता ऐसा भी होता था कि आप वहाँ पे पहुँच जाओ लेकिन आपको जॉब मिलने का कोई प्रॉबिलिटी ही ना हो, आपके पास में न्यूज़ गलत हो या फिर आपके पहुँचने से पहले वहाँ पर रिक्रूटमेंट फुलफिल हो जाए। तो ऐसे में लगातार लोग वहाँ अप्रोच करते थे, जॉब मिलना इतना मुश्किल हो गया था। और इवन उन लोगों के लिए भी जो कि रिक्रूटमेंट कर रहे थे तो एक पर्सन को अपॉइंट कर लिया जाता था जिसको जॉबर कहा जाता था। ये नए रिक्रूटमेंट यही करता था। इसको बोल दिया जाता था कि हमें 50 लोग चाहिए होंगे नई फैक्ट्री के लिए, तो ये इसका काम होता था उन 50 लोगों को इसके साथ कनेक्ट करना। ये क्या करता था? ये एक तरीके का ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर था। एक आदमी को कह दिया जाएगा कि भाई तू देख लेना, तेरे पास से लगभग इतने लोग हमें चाहिए। तो इस पर लोग फेथ भी करते थे, ओनर फेथ भी करते थे और वो उस पर खरा भी उतरता था काफ़ी हद तक। लेकिन आगे चल करके सही नहीं रहा। कैसे? जो लोग विलेजेस से मतलब उनको पहले तो इनिशियल स्टेज में तो उनको अश्योर किया जाता था ठीक है भाई आप आओ, आपको हम जॉब देंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे, सिटी में सेटल होने में मदद करेंगे, पैसा वगैरह भी आपको मिलेगा। लेकिन आगे चल करके ये जो पर्सन था ये पावरफुल बन गया, ये अथॉरिटी बन गया और अथॉरिटी बनने के बाद में इसने पैसे और गिफ्ट वगैरह मांगना शुरू कर दिया इन द फेवर कि मैं आपको जॉब दिलाऊंगा तो आप मुझे क्या दोगे उसके बदले। तो इस तरह की चीज़ें भी होना शुरू हुई। एंड यहाँ पर से ही मतलब आप कह सकते हो एक तरह का करप्शन भी हो गया कि जिसके पास पावर आई, जिसके पास अथॉरिटी आई, हु हैज़ टेकन सच पावर दे बेनिफिटेड and they have taken benefits from such conditions as circumstances। तो ऐसे ही मैंने उन्होंने बेनिफिट लेना शुरू किया। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई लोगों को पैसा या गिफ्ट वगैरह दे करके भी जॉब लेना शुरू मतलब मिलना शुरू हो गया। अगर आप जॉब लेना चाह रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा या फिर आपको गिफ्ट वगैरह देने पड़ेंगे। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ देखने को मिली जॉबर्स के साथ में। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात की और साथ ही साथ बात की कि किस तरह से भारत के अंदर इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना शुरू हुआ। बहुत सारे MCQs बनते हैं, कहीं प्रॉब्लम अगर आपको आई इस वाले लेक्चर में तो मुझे बताइएगा। और MCQ ज़रूर शॉर्ट नोट में आप लिखते चलिएगा। नोट्स अगर आपके पास में नहीं हो तो ज़रूर से हमें टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं या फिर पर्सनली भी टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको हमारा नंबर मिल ही जाएगा, तो वहाँ से भी आप डिमांड कर सकते हैं नोट्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और ऐसे ही छोटे टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद अ वेरी इफेक्टिव मैनर। थैंक यू सो मच।